हेलो एवरीवन। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार ध्यान से ये सारी गाइडलाइंस पढ़ लें, आपके बहुत आगे जाके ये हेल्पफुल होने वाली है। तो आई होप आप सभी ने ये सब पढ़ लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं थोड़ी लंबी हो सकती हैं, तो आप इसको पेशेंस के साथ देखें वीडियो को, क्योंकि अगर आपको छोटी मोटी वीडियो देखनी है तो इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी वीडियो से, आप देख सकते हैं उनको जाकर। लेकिन अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कवर करना है एक एक पॉइंट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी होगी। और इसके बाद मैं 100% श्योर हूं कि आप कोई भी बुक उठाएं फिजियोलॉजी की, आपको सारी बुक्स बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अपने टॉपिक का नाम है ब्लड। तो जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो ब्लड फिजियोलॉजी है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि कुछ लोग हेडफोन लगा लेते हैं कान में और वीडियो देखते रहते हैं। कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो यू मस्ट बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन ब्लड, एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप ब्लड को डिफाइन कर सकते हैं, उसके कॉम्पोजिशन और उसके फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है नेम द लेयर्स ऑफ ब्लड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, नेम द सेल्स प्रेजेंट इन द बफी कोट एंड गिव यूजेस ऑफ बफी कोट प्रिपरेशन, ये सारे वर्ड आपके लिए नए होंगे फिजियोलॉजी में। लेकिन आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। गिव द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, उसके कौन कौन से मेथड है ब्लड वॉल्यूम मेजरमेंट के। इस वीडियो में हम ये भी डिस्क्राइब करने वाले हैं कि ब्लड वॉल्यूम को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होता है, सेल वॉल्यूम क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या है, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या होता है, नेम द प्लाज्मा प्रोटीन, गिव देयर नॉर्मल वैल्यूज, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। गिव द यूजेस ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसका क्या यूज है, ये आजकल मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का कंसेप्ट। ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं फिर बता दूं आपको कि ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं मेरी वीडियोस, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पूरी वीडियो और लास्ट तक देखिए, कंप्लीटली देखिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए, तो शुरुआत करता हूं मैं इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक से कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड दिस टॉपिक। मतलब ब्लड टॉपिक को हम मेडिकल में क्यों पढ़ाते हैं या मेडिकल फिजियोलॉजी में इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसकी क्या स्पेशलिटी है और इसका क्या यूज है। तो देखिए, हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है। जो भी आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपके ब्लड टेस्ट कराता है। सबसे पहले आज के टाइम पर तो आप किसी भी डॉक्टर पर चले जाओ, सबसे पहले वो कहेगा एक्सरे करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। इनमें मतलब मैक्सिमम डॉक्टर्स का ये एक मोटो हो चुका है कि कैसे भी करके पेशेंट के ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कराइए। आपको ऐसा डॉक्टर नहीं बनना है, याद रखिए इस बात को। आपको सारा ध्यान अपने डायग्नोसिस पर देखना है। ठीक है। जितना मिनिमम आप टेस्ट बता सकते हो, जितना अच्छा आपका डायग्नोसिस हो सकता है, उसके बेसिस पर आप फेमस डॉक्टर बनेंगे, ना कि केवल टेस्ट लिख देने से। ठीक है। हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से आपको हेल्प मिलती है अपने डायग्नोसिस में। दे आर कॉमनली परफॉर्म लैब टेस्ट इन मेडिकल प्रैक्टिसेस बिकॉज मेनी बॉडीली डिसफंक्शंस रिफ्लेक्ट थ्रू अल्टरेशन इन ब्लड इवन देयर अर्ली स्टेजेस। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ी होगी तो उसका कोई ना कोई इंडिकेशन हमारे ब्लड में दिखाई देने लगता है।
ऐसा नहीं है सभी डिसीज का, लेकिन मैक्सिमम डिसीज का इंडिकेशन हमारी बॉडी में दिखने लगता है। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस आर रिलायबल इंडिसेस ऑफ इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज। अच्छा, हेमेटोलॉजिकल चेंजेस से आपको क्या पता चलेगा कि डिसीज की क्या इंटेंसिटी है और कितनी प्रोग्रेस कर चुका है। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं कि जब कभी हमें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, एलर्जी होती है, तो हमारी इस्नोफिल काउंट बढ़ जाती है ना। तो ये इस्नोफिल नॉर्मली आपको पता है कम होती है, लेकिन एलर्जी के टाइम पर ये एकदम से बढ़ जाती है। या किसी को एनीमिया होगा तो उसमें क्या होगा, आरबीसी की काउंट एकदम से घट जाएगी। तो इससे हम इंटेंसिटी और प्रोग्रेस बता सकते हैं डिसीज की। Moreover, the blood is easily accessible and readily available tissue sample for investigation and many blood tests can be performed in physician office. अच्छा, एक फायदा और है हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में कि जो ब्लड है वो इजीली अवेलेबल होता है, बस एक इंजेक्शन लगाइए और आप निकाल लीजिए सिरिंज से जितना ब्लड आपको चाहिए। ठीक है। Therefore, examination of blood is common and essential component in patient management. Therefore, a student of medicine should have adequate knowledge in the physiology of blood. यही एक रीजन है जिसकी वजह से इस वीडियो को बनाया गया है कि आपको ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में सब कुछ पता चल जाए सिंगल इस वीडियो से। चलिए, अब हम देखते हैं कि ब्लड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग ये वर्ड बहुत आता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो व्हाट इज हेमेटोलॉजी? स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी में क्या क्या आता है भाई? जब भी हम ब्लड की फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इस पर्टिकुलरली उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। आप हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो आपको हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट अलग से मिलता है जहां पर ये सारे ब्लड बैंक वगैरह होती हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी इंक्लूड स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपको पता है, प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। देयर फॉर्मेशन, वो फॉर्म कैसे होते हैं, देयर रोल इन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस, और बॉडी के फंक्शंस और डिसफंक्शंस में उनका क्या क्या रोल रहता है। जबकि अगर मैं बात करूं ब्लड के डिसऑर्डर्स की, ब्लड डिसऑर्डर्स की, तो इसमें क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज ऑफ ब्लड, यानी उसके रिगार्डिंग क्या पैथोलॉजी रही होगी, क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ब्लड में वो डिसीज आया। देयर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। एंड पैथोलॉजिकल अल्टरेशन इन द ब्लड इन अदर नॉन हेमेटोलॉजिकल डिसीज, और कोई नॉन हेमेटोलॉजिकल ब्लड डिसीज है, मतलब जिसमें ब्लड सर्कुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता, फिर भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको ब्लड में दिखने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी आपको मैंने बताया अस्थमा के केस में ले लीजिए, एलर्जी के केस में ले लीजिए, तो ये एलर्जी जो अस्थमा है वो किसका डिसीज है? रेस्पिरेशन का। लेकिन इसका असर कहाँ आता है? आपके ब्लड में इस्नोफिल काउंट से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट हमको पता चलता है कि ब्लड एग्जामिनेशन से हमको क्या क्या रिवील होता है। तो इट रिवील्स टू फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ हेमेटोलॉजी। जब भी आप ब्लड एग्जामिनेशन करते हो तो हेमेटोलॉजी के दो मेन एस्पेक्ट आपको पता चलते हैं कि इफ द बोन मैरो इज प्रोड्यूसिंग एडिकेट नंबर ऑफ मैच्योर सेल्स ऑफ द हेमेटोपोएटिक लीनिएज, कि क्या बोन मैरो, क्योंकि आपको पता है ये सेल कहां बनते हैं? बोन मैरो में। क्या बोन मैरो एडिकेट नंबर और एडिकेट क्वालिटी का सेल्स बना रही है? इफ डेवलपमेंट ऑफ ईच हीमोपोएटिक लीनिएज इज क्वालिटेटिवली नॉर्मल, मतलब यहां पर जो बोन मैरो क्वांटिटी और क्वालिटी है, मतलब किसी सेल की क्वांटिटी कितनी है और उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अगर परफेक्ट बना रही है तो ये ब्लड एग्जामिनेशन से हमको पता चल सकता है। दो द इन्वेस्टिगेशन ऑन पेरिफेरल ब्लड बाय डिफरेंट ब्लड काउंट्स एंड स्मीयर्स एग्जामिनेशन हेल्प टू आंसर दीज टू मेजर क्वेश्चंस। और आपको पता है कि जब भी आप सैंपल लेते हो ब्लड का और उसके ब्लड काउंट वगैरह करवाते हो लैब में, तो इससे उसकी नॉर्मल काउंट पता चल जाएगी और कितनी बड़ी है या कितनी घटी है, डेविएशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और वो डेविएशन डिसीज की वजह से है या बोन मैरो डिपेंडेंट है, मतलब डेवलपमेंटल डिफेक्ट है या किसी डिसीज से हुआ है। तो स्टडी ऑफ बोन मैरो प्रोवाइड्स बेटर पिक्चर ऑफ डिसीज एंड एड टू द हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस। और इसीलिए इसी टॉपिक में हम बोन मैरो को भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बोन मैरो वो प्राइमरी पॉइंट है जहां से ये सेल बन के आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डिसीज सीधा बोन मैरो में हो गया हो, इसकी वजह से ये सेल अफेक्टेड हो रहे हैं, ना कि पर्टिकुलरली किसी अपने डिसीज की वजह से। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि हम हेमेटोलॉजी या ब्लड एग्जामिनेशन, ये सारे टॉपिक्स को क्यों पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में क्यों पढ़ाए जाते हैं, ब्लड फिजियोलॉजी में क्यों पढ़ना जरूरी है। अब हम समझते हैं आगे के वीडियो में कि हमको ब्लड में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए
शुरुआत करते हैं ब्लड टॉपिक की। ब्लड टॉपिक में इस वीडियो में पर्टिकुलरली अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो इसमें मैं कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, तीन मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। इस वीडियो में, इस पूरी वीडियो में मैं तीन मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड प्लाज्मा प्रोटीन के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट हैं वो इस पूरी वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड इज डिफाइंड एज अ लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बॉडी का कैसा कनेक्टिव टिश्यू है ये? लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल। ये कहाँ फिल रहता है? ये फिल रहता है हमारी ब्लड वेसल्स में, क्योंकि हार्ट भी क्या है? हार्ट भी एक डायलेटेड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल अगर मैं बोलूं तो। ठीक है, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर ये फिल रहता है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एवरेज एडल्ट कितना रहता है बेटा? 5 to 6 लीटर। बहुत अच्छे से याद कर लो इस पॉइंट को, 5 to 6 लीटर रहता है एवरेज, विच अकाउंट्स फॉर द 8% ऑफ बॉडी वेट। कितने परसेंट? 8% ऑफ बॉडी वेट। पूरी बॉडी का 8%, कितना? 5 से 6 लीटर। यहां तक क्लियर है सबको? ये हो गया इसका ब्लड का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन, आप बता सकते हो। सेम इसी पैटर्न में आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किसका बना होता है? तो इट इज हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज सेल एंड सेकंड वन इज फ्लूइड। तो जो सेल्यूलर कंपोनेंट होता है वो डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आ जाते हैं आपके? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके ब्लड सेल्स आ जाते हैं। जबकि फ्लूइड कंपोनेंट क्या है? फ्लूइड कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जिस फ्लूइड इस प्लाज्मा में ही ये सेल रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, जिनको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जबकि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अबाउट 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम विच इज मेड अप ऑफ वाटर एज वेल एज सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, तो मेजर कॉम्पोजिशन किसका रहता है ब्लड के अंदर? प्लाज्मा का 55%। ठीक है, और 45% हो गए आपके ब्लड सेल। हो गया 100%। ये कितना कॉम्पोजिशन है? 45%। ठीक है, इस डायग्राम को इस चार्ट से भी हम समझ सकते हैं कि देखिए प्लाज्मा प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है? सिंपल देखिए, 90 to 90% क्या होता है? प्लाज्मा में वाटर होता है, गैसेस होती हैं और सॉलिड होता है। सॉलिड को दो पार्ट में बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और बाकी आपने सब पढ़ाई हुआ ही है। ऑर्गेनिक में प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है और इंटरनल सीक्रेशन जैसे कि हार्मोन होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ये सब हो सकता है। जबकि मैं एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? हार्मोन्स हो सकते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स हो सकते हैं, एंजाइम जितने भी अपने ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, ये एंजाइम्स आ सकते हैं, एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आपको पता है, कार्बोनिक रेस्पिरेशन में आपको पता होगा। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस में क्या रहता है? अमोनिया, क्रिएटिनिन, क्रिएटाइन, दोनों अलग अलग है, याद रखना। क्रिएटिन और क्रिएटाइन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको। यूरिया भी होता है ब्लड के अंदर, यूरिक एसिड भी रहता है। ठीक है, जबकि गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी होती है लेकिन नेग्लिजिबल, उतना उसको हम काउंट नहीं करते। तो ये इस तरीके का ये प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन हो सकता है। अब यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं। ब्लड में एक ये टॉपिक आता है कई बार, व्हाट इज हेमेटोक्रिट वैल्यू। देखिए हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या है? हेमेटोक्रिट वैल्यू का यूज हमको अभी समझ में आएगा। इसका बहुत बड़ा यूज है ब्लड की स्टडीज में। तो देखिए सिंपल है कि इफ ब्लड इज कलेक्टेड इन अ हेमेटोक्रिट ट्यूब, इस ट्यूब का नाम होता है हेमेटोक्रिट ट्यूब।
स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है, इसमें हम इसको ब्लड को कलेक्ट करते हैं अलोंग विद सुटेबल एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्यों? जिससे कि वो कोगुलेट ना करे। इट इज सेंट्रीफ्यूग्ड फॉर 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, 30 मिनट तक आप उसको 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से उसको उसमें क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूग डिवाइस में आप उसको सेंट्रीफ्यूज कराओगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, द रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन एट द बॉटम हैविंग क्लियर प्लाज्मा एट द टॉप। और आपको ट्यूब में दो कंपोनेंट दिखने लगेंगे, एक क्लियर कंपोनेंट दिखने लगेगा और एक डार्क कंपोनेंट दिखने लगेगा। अभी डायग्राम में मैं दिखाऊंगा। प्लाज्मा फॉर्म्स 55% और रेड सेल फॉर्म 45% ऑफ टोटल ब्लड। उसमें आप देखेंगे तो वो उसमें जो वैल्यूज दे रखी होती है उससे भी हम निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू निकल कर आती है प्लाज्मा, आपको वैसे भी पता है 55% होता है, ज्यादा होता है आरबीसी से। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये पॉइंट याद रखना। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमेटोक्रिट वैल्यू। समझ में आ गई बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिए। और इसी को कुछ बुक्स में लिखते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, कई बार जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं लैब से, तो आप अपनी रिपोर्ट्स भी देखिए, उसमें लिखा होगा पीसीवी। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। When the blood is collected in an anticoagulant tube and allowed to settle for centrifugation, 3 layers are formed. अच्छा, और डिटेल में अगर मैं इसी बात को डिस्कस करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां तो 2 लेयर्स की बात करते हैं हम मेनली, एक तो प्लाज्मा की लेयर हो गई और एक ब्लड की, मतलब आरबीसी की। लेकिन बहुत क्लियरली मैं मेंशन करूंगा कि यहाँ पे टोटल बनती है लेयर कितनी, 3। अपर प्लाज्मा लेयर, रेड सेल मास, लोअर। ठीक है, एंड थिन वाइट बफी कोट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, बफी कोट। तो बफी कोट कहां बनता है, प्लाज्मा लेयर और रेड सेल मास के बीच में। बफी कोट का क्या यूज है अभी आपको समझ में आएगा। चलिए पहले ये देख लेते हैं। देखिए ये है हिमेटोक्रिट ट्यूब, है ना, हिमेटोक्रिट ट्यूब है, ये स्पेशलाइज्ड ट्यूब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लाज्मा है सबसे ऊपर, 55% एवरेज निकाल दिया इसका। रेड सेल्स हैं 43 to 47, एवरेज निकालेंगे तो 45% आएगा, यहाँ पर 55% आएगा। और ये बीच में एक लाइन दिख रही है आपको, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, ये है बफी कोट। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलता है आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। समझ में आ गई बात? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहाँ मिलते हैं आपको, बफी कोट में मिलते हैं, ना कि प्लाज्मा में, ना आरबीसी में, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम हिमेटोक्रिट वैल्यू, यानी जब ब्लड के आरबीसी के वॉल्यूम को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए। देखो यहाँ लिखा है ना, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिमेटोक्रिट वैल्यू या पीसीवी। ठीक है, तो यहां पर बफी कोट को समझते हैं। बफी कोट, it is a thin middle layer that separate upper plasma and lower cell mass after centrifugation of blood in a Buffy coat. After centrifugation of blood is the Buffy coat. Buffy coat contains leukocyte यानी WBC and platelets. अब होगा क्या, यूज देख लेते हैं। इन डिसीज एबनॉर्मल सेल्स आर फाउंड इन बफी कोट। इसी बफी कोट में एबनॉर्मल सेल देखने को मिलते हैं हम डिसीज कंडीशन में। जैसे एक स्पेशल सेल होते हैं यहाँ पर, इनका नाम याद रहता है, एली सेल। ठीक है, ये एक डिसीज होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह एक कंप्लीट बॉडी का ऑटो इम्यून इसमें हैम्पर हो जाता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस। ठीक है, एंड एटिपिकल और प्रिमिटिव ब्लड सेल्स, मोनोन्यूक्लियर सेल, प्रोमाइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट, ब्लास्ट सेल, मेगाकैरियोसाइट्स इन मैलिग्नेंट और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि अगर इस कोट में, जब इस कोट को अलग से हम स्लाइड में देखेंगे और हमें ये स्पेशलाइज सेल इस एरिया में दिखते हो, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ इस बंदे में, पर्टिकुलर पेशेंट में ये डिसीज हो सकता है। तो देखिए इसका पैथोलॉजी में देखिए कितना अच्छा इसका यूज पता चला हमको कि बफी कोट
की हेल्प से हम एबनॉर्मल सेल्स को, जो बॉडी के सेल्स नहीं है, नॉर्मल नहीं है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट नहीं है, आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, एबनॉर्मल सेल हैं, डिसीज सेल हैं, उनको हम जज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम बफी कोट बनाएंगे कैसे, प्रिपेयर कैसे होते हैं, बफी कोट की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो बफी कोट की प्रिपरेशन है, द ब्लड फिल्म में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बफी कोट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल। तो हम ब्लड फिल्म बनाएंगे और उसको स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और या और भी डिवाइसेस होती हैं उनमें देख सकते हैं। बफी कोट प्रिपरेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट विद इन द न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड सर्कुलेटिंग मैक्रोफेज। आपको पता है ये दोनों सेल पर कौन सी प्रॉपर्टी है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट पर? केवल यही दो सेल हैं जो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। और मोनोसाइट को और क्या बोलते हैं हम, सर्कुलेटिंग। ठीक है, और एक होता है फिक्स्ड। जब मोनोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में चले जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेज। जैसे आपने लिवर में सुना होगा, लिवर सेल्स में सुने होंगे कुफर सेल, कुफर सेल्स। ठीक है, ये कैसे हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेज के एग्जांपल हैं। और आपने सुना होगा कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा होगा हिस्टियोसाइट, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ये आपके माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, तो ये कुछ, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी क्या है, फेगोसाइटोसिस, तो जब भी ये डिटेक्ट करते हैं इनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो जब हम देखेंगे, क्योंकि इसी पोर्शन में हमें डब्ल्यूबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी के सेल्स में अगर न्यूट्रोफिल में, मोनोसाइट में हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो 1 मिनट लगेगा, जल्दी से लाइक मार दीजिए। ठीक है, 1 लाइक आप मारेंगे तो वो मेरे लिए 100 कमेंट्स के बराबर है, और वो मेरे को काफी मोटिवेशन देता है कि मैं आगे वीडियो डालता रहूं। ठीक है, तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक मारते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एक लिंक शेयर करते हैं आप अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से, तो उससे क्या होता है, मेरे चैनल को काफी ग्रोथ मिलेगी। बस आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, या तो आप इस हेडिंग के अंडर में इसको समझ लें, या अलग अलग एक एक हेडिंग में समझ सकते हैं, जैसा शॉर्ट नोट आए वैसा लिख दे। ठीक है, पहले हम समझते हैं ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं कि ब्लड वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या कहता है। द टोटल ब्लड वॉल्यूम कैन बी रफली कैलकुलेटेड एज 70 to 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, किसी इंसान का कितना बॉडी वेट है, उसका 70 से 80 ml, 1 केजी में 70 से 80 ml, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना उसके अंदर ब्लड होगा। एडल्ट मेल के केस में कितना होता है, अप्रोक्स 5 to 6 लीटर। फीमेल के केस में 4.5 to 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली। इन चिल्ड्रंस, दो द एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इज सिग्निफिकेंट लेस देन एडल्ट्स। बच्चों के अंदर कम होता है क्योंकि बॉडी का सरफेस एरिया उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना। द वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज मोर। ठीक है, हमेशा याद रखिए वॉल्यूम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, दैट इज 80-90 ml पर केजी। ये क्या है, बॉडी वेट, BW इज फॉर बॉडी वेट। जबकि ब्लड वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी एरिया, बॉडी का जो सरफेस एरिया है उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी। क्लियर? ये दोनों वैल्यूज मैंने रेड से की है, तो इसको जल्दी याद करके रखिए इसको। ठीक है, ये काफी हेल्पफुल होते हैं, ये जो वॉल्यूम है ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, नाउ आप ब्लड का वॉल्यूम डिटरमाइन कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि इसका ब्लड वॉल्यूम कितना है। कोई आपको इस पर क्वेश्चन भी दे सकते हैं कोई टीचर आपको कि आप कैलकुलेट करिए ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो ब्लड वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय डिटरमाइन प्लाज्मा वैल्यू एंड सेल वॉल्यूम सेपरेटली। तो आप प्लाज्मा वॉल्यूम को पहले कैलकुलेट कर लो और सेल वॉल्यूम को सेपरेटली अलग अलग कर लो दोनों को,
और फिर उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है द नॉर्मल रेशियो ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम टू सेल वॉल्यूम वुड बी 55 to 45। ये तो आपको रेशियो पता ही है, क्योंकि 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है और 45% सेल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सेल वॉल्यूम को काउंट करेंगे। ठीक है, सेल वॉल्यूम को मेजर कैसे करेंगे। द सेल वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। आप आरबीसी कितने हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा कौन से सेल होते हैं ब्लड में, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी और इनका तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स इज इग्नोर्ड एज दे आर कॉन्स्टिट्यूट माइनर फ्रैक्शन ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। आरबीसी वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्टडी। कौन से मेथड से करते हैं इसको, रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्टडी के थ्रू हम इसको करते हैं। दिमाग में रहना चाहिए, पूछ सकते हैं वाइवा में, रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्टडी। देखिए, रेड सेल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल सर्कुलेटिंग आरबीसी। ठीक है, इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द प्लाज्मा वॉल्यूम फ्रॉम द टोटल ब्लड वॉल्यूम। सिंपल है, 100 आया है तो उसमें से आप प्लाज्मा का वॉल्यूम 55 आएगा तो 45 बचते हैं सेल। इट इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय इंजेक्टिंग टैग्ड आरबीसी। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ क्रोमियम इज यूजुअली यूज्ड एज अ टैग। आप इसमें टैगिंग करते हैं एक क्रोमियम के साथ, किसको, आरबीसी को, थ्रू आइसोटोप ऑफ आयरन एंड फॉस्फोरस 32p, और आयरन के लिए कौन सा है 59Fe। ये भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है, क्रोमियम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप, एक आरबीसी को लेकर इसके सॉल्यूशन में डाल देते हैं और वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद उसको इंसान के अंदर आप टैग कर देते हैं, मतलब उसके अंदर इन्फ्यूज कर देंगे, तो उससे आप कैलकुलेशन लगाते हैं। द कॉमनली यूज्ड क्रोमियम आइसोटोप इज 51Cr। ठीक है, 59Fe, फॉस्फोरस 32p, और कॉमनली यूज्ड क्रोमियम आइसोटोप इज 51Cr, which is attached to the red cells through incubation of cells in a chromium solution। और उस होता कैसे है, आप रेड सेल्स को इंक्यूबेट करा दोगे क्रोमियम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया। अच्छा, ये जो तरीका है ये हमको कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे हम उसको टैगिंग करेंगे और क्या करते हैं, हमको बस एक बेसिक जनरल आइडिया होना चाहिए। ये सब लैब टेक्नीशियन वाले वर्क में सीखा जाता है। ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर आपको इतना पता होना चाहिए कि तरीका क्या है उसका, उसकी हमें प्रोसेस में नहीं जाना। ठीक है, इसकी प्रोसेस में हमको नहीं जाना है कि ये कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप हैं, हमको बस बेसिक पता होना चाहिए कि अगर रेड सेल वॉल्यूम निकालना है तो किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। उसको निकालते हैं हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की स्टडी से, और उस वॉल्यूम को निकालने के लिए कौन कौन से आइसोटोप यूज सकते हैं, क्रोमियम हो सकता है, आयरन हो सकता है और फॉस्फोरस हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, तो प्लाज्मा वॉल्यूम मेजर्ड बाय यूजिंग डाइज। इसको कैसे, कलरिंग डाइज होती हैं, जिसमें सबसे फेमस कौन सी है, इवान ब्लू। कौन सी डाई है फेमस, इवान्स ब्लू, T1824 इसका नाम होता है, इसके साथ कोड लगा रहता है। द प्लाज्मा वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय इंजेक्शन ऑफ सीरम एल्बुमिन लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव कौन सा मेटेरियल यूज कर रहे हो आप लेबलिंग के लिए, सीरम एल्बुमिन। एन एवरेज प्लाज्मा वॉल्यूम इज अबाउट 3.5 लीटर, ये याद कर लो, एवरेज है। ठीक है, यानी 5% ऑफ बॉडी वेट ऑफ 70 kg में, या तो ऐसे याद कर लो बॉडी वेट के हिसाब से 5% ऑफ बॉडी वेट, तो उससे कितना है 3.5 लीटर। द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्लाज्मा वॉल्यूम विद 100। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द प्लाज्मा वॉल्यूम विद 100 अपॉन 100 माइनस हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट अभी हमने बताया था आपको। द हिमेटोक्रिट इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, हिमेटोक्रिट में क्या था, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी पहले ही मैंने अभी आपको 15 मिनट पहले बताया वो टॉपिक कि हिमेटोक्रिट से तो आप आरबीसी का वॉल्यूम निकाल लेते हो, तो परसेंटेज वॉल्यूम निकालते थे उसमें। ठीक है,
तो यहां पर देखो किसी सवाल में अगर दे रखा है हेमेटोक्रिट कितना दे रखा है 40 और प्लाज्मा वॉल्यूम कितना है 3.5 लीटर, तो ब्लड वॉल्यूम कितना रहेगा आपको पता है। प्लाज्मा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, टोटल ब्लड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग प्लाज्मा वॉल्यूम, तो 3.5 इज प्लाज्मा वॉल्यूम विद 100, आप इसको 100 से वो करोगे अपॉन 100 माइनस 40, समझ में आ गई बात। तो ये दैट इज 5.8 लीटर, तो यही हमारा एवरेज आया था 5 to 6 लीटर। तो ये एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात करी है हमने, जिसमें सारी वैल्यूज को हमने नॉर्मल में काउंट किया है, तो उससे हम निकालते हैं ब्लड का वॉल्यूम। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम निकालना हमको आ गया। तो ब्लड वॉल्यूम के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हेमेटोक्रिट पता होना चाहिए। हेमेटोक्रिट में क्या होता है, आरबीसी का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, और प्लाज्मा वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, वो 5% ऑफ बॉडी वेट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 लीटर आएगा। टोटल आ गया 5.8 लीटर। अब आता है यहां पर कंसेप्ट किसका, कंसेप्ट आता है यहां पर इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम का। इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम माइनस टोटल वॉल्यूम दैट इज sequestrated. This means the volume which is present actually in the circulation that helps in perfusion of tissue. However, it is difficult to estimate the sequestrated volume of blood in the visceral organs. ठीक है, इसका मतलब है sequestrated का मतलब क्या है, तो सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है बेटा, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसा प्लाज्मा जो कहीं ट्रैप होता है, जैसे ब्लड आपको पता है स्प्लीन ऑर्गन आपने सुना होगा, तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, वहां पर स्टोर हो जाते हैं काफी कुछ ब्लड, या और भी विसरल ऑर्गन जहां पर थोड़ा सा फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब मेन सर्कुलेशन में नहीं रहता, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम। जब टोटल ब्लड वॉल्यूम में से आप सिक्वेस्ट्रेटेड यानी जो रिमूव हो चुका है मेन सर्कुलेशन से उसको माइनस कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम। तो ये ब्लड वॉल्यूम की कंसेप्ट हो गया। अब अगला कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, है ना। ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ब्लड की, जैसे ब्लड वॉल्यूम हमने काउंट करना सीख लिया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसका रिएक्शन या पीएच क्या है, उसका कलर क्या होता है, ये सारे फीचर्स हमको पता होने चाहिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ होल ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 1.050। ठीक है, ये उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। Specific gravity is measured by extent of light bending in refractometer as a part of test strip dipped into the blood. Usually loss of water from blood as occurs in dehydration increases the specific gravity. ठीक है, तो डिहाइड्रेशन के केस में क्या कम हो जाएगा, प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और प्लाज्मा में बाहर निकलने से क्या वाटर का लॉस होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन वाटर जाएगा तो प्लाज्मा का कंपोनेंट डाउन जाएगा, तो यहां पर ये इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक वर्ड में अगर आप शॉर्ट में समझो तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और एनी लिक्विड इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। हिंदी में समझो तो विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, है ना। तो जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना कम फ्लो होगा, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो। तो ब्लड विस्कोसिटी इज 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। ब्लड पानी के मुकाबले 4 से 5 गुना गाढ़ा होता है, पानी के मुकाबले। इट इज मेनली ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड। और ये किस वजह से होता है, विस्कोसिटी ज्यादा क्यों होती है 4 to 5 टाइम्स, ड्यू टू प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड एंड जो सेल्स होते हैं उनकी वजह से। इसके अलावा रिएक्शन, द ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड इट्स पीएच इन नॉर्मल कंडीशन इज 7.4। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड के कलर की। तो ब्लड इज रेड इन कलर, ये तो सबको पता है, खून का रंग लाल है। आर्टीरियल ब्लड इज स्कारलेट रेड बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, ये थोड़ा लाइट कलर का होता है, लाइट रेड होता है। ठीक है,
वेनस ब्लड इज पर्पल रेड, डार्क हो जाता है ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई ब्लड की बेसिक सारे कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे, ये हमारी होगी प्रॉपर्टीज। हमने ब्लड वॉल्यूम देख लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख ली, विस्कोसिटी देख ली, रिएक्शन एंड पीएच देख लिया और उसका कलर देख लिया। ये सारी बातें हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगर यहां तक वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो भाई, क्या दिक्कत है, हैं? एक लाइक मार दो, क्या दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं हम अपना मेन कंपोनेंट, दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, तो यहां पर ब्लड प्लाज्मा के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा इज अ फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच कंस्टिट्यूट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। बात पता है हम लोगों को, ठीक है। रिमेनिंग 45% इज सेल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इफ द होल प्लाज्मा इज टू बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इज कलेक्टेड विद एंटीकोगुलेंट, दैट इज एंटीकोगुलेटेड ब्लड, ठीक है। अगर हमें होल प्लाज्मा को यूज करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ब्लड में हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीकोगुलेंट्स मिलाने पड़ेंगे। द प्लाज्मा कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। और एक अच्छी बात यह है कि प्लाज्मा को आप कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन के लिए, फ्यूचर के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको तो अब थेरेपी में भी यूज होने लगा है। आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी जो चल रही है उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है, इस प्लाज्मा को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये कंसेप्ट देख लेते हैं रेड कलर से। ये थोड़ा क्लिनिकल इसका एस्पेक्ट है, बाकी मेन फिजियोलॉजी से कोई लेना नहीं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये क्या है, इन सम कंडीशन प्लाज्मा नीड्स टू बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स फॉर फ्यूचर एनालिसिस, फॉर विच प्लाज्मा इज स्टोर्ड फ्रोजन बिलो -20 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा टेक्निक, FFP पूछ सकते हैं आपसे, है ना। विच कैन बी स्टोर्ड अप टू 7 ईयर्स इन अ ब्लड बैंक। और ये प्लाज्मा कितने साल तक स्टोर किया जा सकता है ब्लड बैंक में, 7 ईयर्स तक, -20 डिग्री पर 7 ईयर्स तक। टेक्निक का नाम FFP। However, to preserve clotting factors, plasma should be frozen within 6 hours after collection. ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्लॉटिंग फैक्टर को भी अगर आपको प्रिजर्व करना है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ रहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे रहते हैं, इनएक्टिव कंडीशन में रहते हैं प्लाज्मा में, और जब उनको एक्टिवेट करने वाले फैक्टर आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे प्रोथ्रोम्बिन होता है तो वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, तो वो प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में रहता है। तो उनको अगर फ्रोजन रखना है तो आपको 6 घंटे के अंदर अंदर इसको कलेक्ट कर लेना पड़ेगा। FFP इज यूज्ड इन प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, इट इज थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। बहुत से पेशेंटों में प्लाज्मा एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उनके प्लाज्मा को चेंज किया जाता है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है। प्लाज्मा फेरेसिस में ये काम आता है। अब देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या है, इसके कॉम्पोजिशन देखते हैं। वैसे अभी हम देख चुके हैं पहले, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। वाटर और सॉलिड पार्ट होता है, 92% क्या है, वाटर है। मेजर सॉल्यूट में क्या रहता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स रहती हैं और रेस्ट 1% रहता है, ठीक है। यहाँ पर टेबल में भी दे रखा है, यहाँ पर ये जो टेबल है, कॉम्पोजिशन है वाटर 92%, सॉल्यूट 8 एंड प्रोटीन मिक्स 90% ऑफ द सॉलिड पार्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर 90% सॉलिड पार्ट बनाती है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हैं, इनऑर्गेनिक में एनाइंस होते हैं जैसे क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। कैटाइंस हो सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जबकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कॉलॉइड हो सकता है, जैसे कॉलॉइड में क्या आता है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन। एंड क्रिस्टलॉइड में आ जाते हैं आपके ग्लूकोज, लिपिड, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये सारे वर्ड्स याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं कि कॉलॉइड क्या है, क्रिस्टलॉइड क्या है, तो ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एनाइन क्या है, कैटाइन क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं मेन
कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा के। तो यहाँ पर देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू भी आप इसको समझा सकते हैं, दोनों को ही आप बना सकते हैं एग्जाम में। इसमें आप जैसे इसमें दिखाया गया है प्रोटीन 7% दिखाई गई है और बाकी में आपको वाटर दिखाया गया है ग्रीन कलर से, ठीक है, ये वाटर है। तो प्रोटीन वाले पार्ट में मेन कंपोनेंट क्या है, सबसे ज़्यादा एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, उसके बाद देन फिब्रिनोजन और अदर्स हैं। जबकि वाटर के साथ क्या ऐड है, वाटर के साथ मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, जैसे ये इनऑर्गेनिक थे, क्रिस्टलॉइड थे। तो ये दोनों तरीके से आप कंपोजिशन दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी कंपोजिशन दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी आप कंपोजिशन एग्जाम में दिखा सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट इज सीरम। ये भी एक काफी पूछे जाने वाला पॉइंट है कि व्हाट इज सीरम। तो ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन, जब भी आपने देखा होगा आपकी चोट लगती है, चोट लगने के बाद ब्लड बंद हो जाता है, उसके बाद उस पर से कुछ क्लियर फ्लूइड निकलता रहता है ना, सूखने के बाद, ब्लड सूखने के बाद, दैट इज सीरम। तो ये ब्लड ड्यूरिंग द ब्लड कोगुलेशन अ सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिनोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा एज इट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन, ठीक है, टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट। द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये है मेन पॉइंट, ठीक है। तो ये सीरम वाले पॉइंट में क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सीरम। ब्लड का वो पार्ट जो कि कैसा है, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। यानी क्लॉटिंग फैक्टर क्या था इसमें, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन दो होते हैं वैसे जनरली, कि फिब्रिनोजन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इतना मेन नहीं होता। The many biochemical tests are performed by separating serum from the blood by allowing the blood to clot, ठीक है। कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हमको क्या चाहिए होता है, सीरम, ठीक है। सीरोटोनिन कंटेंट ऑफ सीरम इज हाई एज प्लेटलेट्स रिलीज सीरोटोनिन ड्यूरिंग क्लॉटिंग। ये याद रखिए कि इसका जो कंपोनेंट है, हाँ, तो सीरोटोनिन कंटेंट सीरम के अंदर क्या ज्यादा होगा, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन कब रिलीज होगा, जब प्लेटलेट्स उसको रिलीज कराएगी जहां चोट लगी होगी, है ना। प्लेटलेट से क्या रिलीज होगा, सीरोटोनिन, इसीलिए सीरम में सीरोटोनिन ज्यादा होगा। याद रखिए सीरम मतलब सीरो, वर्ड दोनों सेम ही है। सीरम इज नॉट ओनली यूज फॉर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन बट ऑल्सो फॉर सप्लीमेंट टू सेल कल्चर मीडिया। और इसको कहा, सेल कल्चर मीडिया में सप्लीमेंट के बतौर भी यूज किया जाता है। Serum ensure a better environment for growth of cell in vitro. It contains all the nutrients, sugar, protein, hormone and other factors. यानी आपको इन विट्रो कंडीशन में किसी सेल को ग्रो कराना है तो ये उसको सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हो आप, इसको उसको ग्रो कराने में हेल्प करेगा। फीटल काफ सीरम इज यूज ऑफन टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल। ये जितने ह्यूमन सेल हैं इनको ग्रो कराने के लिए हम कौन सा सीरम यूज करते हैं, फीटल काफ सीरम, है ना, काफ सीरम ऑफ फीटल, ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो फीटल काफ सीरम में क्या है, जो ये बोवाइन मतलब ये जानवर होते हैं उनके का, है ना, तो उनके ब्लड से निकालकर हम ये सीरम को करते हैं। और जनरली ह्यूमन सेल ही नहीं, कोई भी यूकैरियोटिक सेल के लिए जनरली यूज किया जाता है कल्चर मीडिया। आप वैसे भी पढ़ते हो लाइफ साइंस में, तो यूकैरियोटिक सेल के लिए इसी सीरम को यूज किया जाता है। सेपरेटिंग सीरम, सीरम को सेपरेट कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं जरा। सीरम सेपरेशन, तो प्लाज्मा इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग एंटीकोगुलेंट ब्लड, ठीक है, एंटीकोआगुलेटेड ब्लड, जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट मिला हो उसमें से पहले आप प्लाज्मा को अलग करेंगे। द सीरम इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड बाय अलाउइंग द ब्लड टू कोएगुलेट। द सीरम इक्वल टू ब्लड माइनस फिब्रिनोजन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर। समझ में आ गया। यानी अगर आप ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन हटा दोगे, ठीक है, प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन हटा दोगे, प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी, क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्लाज्मा सेपरेट कर लेंगे और फिर उसमें से सीरम को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या तरीका है उसका वही तरीका है कि आप उसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
सिंपल एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन, जैसा अभी हमने पढ़ा, या फिर ये कह सकता हूं क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। ठीक है। प्लाज्मा कैसे सेपरेट करते थे, उसको एंटीकोगुलेंट मिलाकर, साफ साफ लिखा है यहां पर। ठीक है। जबकि सीरम कैसे सेपरेट करते हैं, उसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाया जाएगा। कोगुलेंट की वजह से क्या होगा, उसकी जो फिब्रिनोजन है वो यूज हो जाएगी, उसको प्लाज्मा को जो अलग होगा फिब्रिनोजन के यूज होने के बाद, उसी को हम बोलते हैं सीरम। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आर मेजर सॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, सॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। द नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन कंसेंट्रेशन इज 6 to 8 ग्राम पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा। कितनी होती है, 6 से 8 ग्राम होती है 100 ml प्लाज्मा में। द टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, कितने टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आर 3 टाइप मेनली, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। सबसे ज्यादा मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है इसमें आप देख लीजिए, 4 to 5% एल्बुमिन, उससे कम 1.5 to 3% ग्लोबुलिन, और सबसे कम 0.3 फिब्रिनोजन। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फाउंड मेनली इन द लीवर। और कहाँ बनती हैं सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन, सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं आपकी कहां पर, लीवर में। इसके बाद बात करते हैं एक एक प्लाज्मा प्रोटीन को डिटेल में देखते हैं, मेन मेन पॉइंट इसके। तो देखिए पहली प्लाज्मा प्रोटीन है आपकी एल्बुमिन। तो एल्बुमिन इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। आपको पता है कितने परसेंट है, 4 to 5%। एल्बुमिन इज फॉर्म्ड इन द लिवर, ये बात भी सही है। हाफ लाइफ इज अबाउट 20 days एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 66,000। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं, इतना कोई नहीं पूछता हाफ लाइफ क्या और ये सब क्या है, ये छोड़ सकते हो आप। बीइंग स्मॉलेस्ट इन द डायमीटर, सबसे छोटी होती है डायमीटर में, याद रखना इस बात को। बीइंग स्मॉलेस्ट इन द डायमीटर, द प्लाज्मा प्रोटीन्स, among the plasma proteins in kidney disease with glomerular injury it appears early in the urine, that is called albuminuria। जब भी किडनी का कोई डिसीज होगा, ये आसानी से ग्लोमेरुलस कैप्सूल को क्रॉस करके आ सकती है यूरिन में, एल्बुमिन। इसका डायमीटर कम होता है इस वजह से, इसीलिए किडनी डिसीजेज में एल्बुमिन यूरिन टेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन किडनी डिसीज एल्बुमिनुरिया डिक्रीजेस प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन दैट लीड्स टू हाइपोएल्बुमिनिया। और इसमें क्या होगा, किडनी डिसीज में एल्बुमिन धीरे धीरे हमारे प्लाज्मा से निकल निकल के भागता रहेगा यूरिन से, तो हाइपोएल्बुमिनिया हो जाएगा। और हाइपोएल्बुमिनिया अकर्स इन लिवर डिसीज ड्यू टू डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एल्बुमिन। तो हाइपोएल्बुमिनिया कब हो सकता है, या तो कोई किडनी का डिसीज हो जाए यानी ग्लोमेरुलर फिल्टर से निकलकर वो बाहर भाग जाए, या लिवर डिसीज हो जाए यानी कि जहां प्रोडक्शन हो रहा है इसका वो प्रोडक्शन ही ना हो ठीक से। ठीक है, तो डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द एल्बुमिन। इन सच कंडीशन डिक्रीज्ड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा रिजल्ट्स इन एडिमा फॉर्मेशन, यानी एक स्वेलिंग टाइप की आ जाती है पूरी बॉडी में, उसको बोलते हैं एडिमा। ठीक है, अभी आगे इसको डिस्कशन करेंगे कि ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ये डिटेल में अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी समझ में आएगा हमको। इसके बाद दूसरी जो हमारी प्रोटीन आती है दैट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन फॉर्म्ड इन द लिवर सेल्स ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं है ना, वो किससे बनती हैं आपको पता है, बी सेल से, है ना, बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट जब प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स,
और वो बनाते हैं गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है, जिनसे क्या, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। तो ये जनरली डिफरेंट सिस्टमों से बनता है ग्लोबुलिन, केवल लीवर से नहीं बनता। ग्लोबुलिन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, 3 कैटेगरी है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लोबुलिन इज 90,000 टू 1,56,000। द ग्लोबुलिन इंक्लूड्स डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अच्छा, ग्लोबुलिन में कौन कौन सी प्रोटीन है जनरली ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, जैसे ट्रांसफेरिन, सेल्यूलोप्लाज्मिन एंड हीमोपेक्सिन। दे फॉर्म डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स इन कॉम्बिनेशन विद लिपिड इन प्लाज्मा। और जो लाइपोप्रोटीन के साथ भी बनाती हैं, यानी लिपिड के साथ भी ग्लोबुलिन आसानी से अटैच हो जाती हैं। एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर गामा ग्लोबुलिन्स दैट आर फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल, मैंने जैसा भी आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद द नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, एजीआर रेशियो पूछ लेते हैं कई बार वाइवा में, कितना होता है, 1.5 टू 2.5, ठीक है, 1.5 टू 2.5 रेशियो 1। ग्लोबुलिन का एक मॉलिक्यूल और एल्बुमिन के या तो 1.5 मॉलिक्यूल या 1.5 मॉलिक्यूल या 2.5 इसका रेशियो है। इन मेनी डिसीजेस एजीआर इज ऑल्टर्ड, yes, in many diseases AGR is altered। ये AGR रेशियो गड़बड़ कर सकता है। डिटेक्शन ऑफ AGR हेल्प इन डायग्नोसिस एंड असेसिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ सम डिसीजेस। क्लियर है, कुछ डिसीजेस में इसकी प्रोग्नोसिस को आप चेक कर सकते हो। डिसीजेस की प्रोग्नोसिस मतलब किस तरीके से वो इंप्रूव कर रहा है कोई डिसीज या नहीं इंप्रूव कर रहा, तो ये आप किसकी रेशियो से पता कर सकते हो, AGR से। जनरली कब पता करेंगे हम इसको, जनरली पता करेंगे किडनी डिसीज में या लिवर डिसीज में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं AGR के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बात क्या है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, AGR रेशियो पता होना चाहिए। इसको हटा देते हैं, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो की जब मैं बात करता हूँ ब्लड टेस्ट में, तो नॉर्मल एल्बुमिन AGR रेशियो कितना था, अभी मैंने बताया। इन मेनी डिसीज स्पेशली इम्यूनोलॉजिकल और इन्फ्लामेटरी डिसीजेस AGR इज ऑल्टर्ड। द डिटेक्शन ऑफ AGR हेल्प इन द डायग्नोसिक एंड असेसिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ सम ऑफ द डिसीज। तो ये AG रेशियो आप क्या बताता है कि बॉडी में कोई इम्यूनोलॉजिकल या कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज तो नहीं है, अगर है तो वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उसके अंदर कैसी प्रोग्रेस आ रही है, उसका डायग्नोसिस करने में और उसके असेसमेंट करने में हमको हेल्प मिलता है एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो से, ठीक है। नेक्स्ट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन की बात करें तो फिब्रिनोजन में क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इज 34 लाख, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस इन द लिवर, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड कोगुलेशन, जैसा हमने बताया कोगुलेटिंग प्रोटीन थी। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ESR। ये कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करती है, विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ESR। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अभी ये आगे पढ़ेंगे, जब हम एरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट हमारा वहीं पर क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज ESR। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है फिब्रिनोजन का, दो जगह पर, एक तो प्लाज्मा की विस्कोसिटी को पता करने में और एक डिटर्मिनेशन ऑफ ESR। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि आप प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट कैसे करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शन इज यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ एल्बुमिन रेशियो, AGR रेशियो एंड फॉर डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। इन दो कामों के लिए है ना, अभी जैसा बताया ना AGR रेशियो, प्लाज्मा प्रोटीन का मेन यूज क्या है, मेन यूज ही AGR रेशियो है, जब से हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड, बस नाम याद कर लो, कोई नहीं पूछता कि कौन सा मेथड है, कभी कभार बस लिखने के लिए आप अपने क्वेश्चन एनरिचमेंट में आप ये लिख सकते हैं, सॉल्ट सेपरेशन, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोहन्स फ्रैक्शंस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या इम्यूनोकेमिकल एनालिसिस। इतने तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हो प्लाज्मा प्रोटीन्स को प्लाज्मा से, ये जानने के लिए कि किसका क्या रेशियो है, ठीक है। अब हमारा आता है कि अब हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में करीब करीब सारी चीजें देख ली, अब हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है प्लाज्मा प्रोटीन के, ठीक, चलिए देखते हैं।
तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सिंपल है। सबसे पहला था ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी आपने पढ़ा था एल्बुमिन का मेन रोल था इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में। जरा देखते हैं क्या है। द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन इज कॉल्ड ऑनकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। और ये ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है 25 mg 25 mmHg, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मल 25 mmHg। इस प्रेशर का यूज क्या है, दिस प्रेशर हेल्प इन मेंटेनिंग द वॉल्यूम ऑफ वेस्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक है, यानी वेसल्स में जितना भी ब्लड रहेगा उसका वॉल्यूम मेंटेन रखने का काम किसका रहता है, इस प्रेशर की वजह से, दैट इज कॉल्ड ऑनकोटिक प्रेशर। The oncotic pressure retain fluid in the vascular compartment and therefore prevent loss of fluid from capillaries into the interstitial space। यानी बॉडी पर ये एडिमा को नहीं आने देता, ठीक है। यानी एडिमा क्या है, अगर आपके कैपिलरीज से फ्लूइड निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में बढ़ जाए तो इंटरसेल्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे स्पेस बढ़ने तो क्या लगेगा, उस बॉडी के उस पार्ट पर स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसको प्रिवेंट करेगा। फंक्शनली इट अपोज द एक्शन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो किसका अपोज करता है ये, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। देयरफॉर व्हेन ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू हाइपर प्रोटीनीमिया, हाइपर नहीं हाइपो, यस, एल्बुमिन निकल गई थी ना, याद करो, हाइपो एल्बुमिनिया। इट अकर्स इन केस ऑफ लिवर एंड किडनी डिसीज, एडिमा मैनिफेस्ट ड्यू टू एस्केप ऑफ वाटर इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू। द ऑनकोटिक प्रेशर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन, क्योंकि एल्बुमिन की काउंट सबसे ज्यादा होती है, इसकी परसेंटेज प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका मेन रोल किसका होता है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कराने का, आपके एल्बुमिन का। और कितना होता है 25 mmHg नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर होता है। क्लियर है सबको। इसके अलावा और क्या फंक्शन है इसका, देखिए इसका एक फंक्शन विस्कोसिटी के रिगार्डिंग है। द प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। आपको पता है 50% विस्कोसिटी ऑफ ब्लड किसकी वजह से है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से, और रेस्ट 50% आरबीसी की वजह से। द विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। दिस इज वाई फिब्रिनोजन मॉलिक्यूल दैट आर elongated and fibrillar in shape contribute more to the blood viscosity than albumin molecule that is ellipsoid in structure। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एल्बुमिन स्मॉलेस्ट होती है साइज में, है ना, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से स्मॉलेस्ट है, जबकि फिब्रिनोजन का कितना था 34 लाख, अभी पढ़ा था हमने पीछे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था फिब्रिनोजन का, इसकी वजह से मेन विस्कोसिटी में रोल किसका रहेगा, कौन सी प्रोटीन का, आपका फिब्रिनोजन का, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर में किसका रहेगा, एल्बुमिन का, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। तो आपको पता है प्लाज्मा प्रोटीन में कौन सा है, एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन से बनता है। तो एंटीबॉडीज मीडिएट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। एंटीबॉडीज से यानी बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या बोलते थे हम, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। भाई दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, बी सेल और टी सेल, है ना। एक होती है सेल मीडिएटेड और एक होती है एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड, एक होती है सीएमआई सेल मीडिएटेड। तो ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन स्पेशली एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन, है ना, जो सेल के बाहर पैथोजन्स होते हैं उनमें ये काम करता है। एंड इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो एक तरीके से प्लाज्मा प्रोटीन का हेल्प कहां पर मिल रही है हमको, इम्यूनिटी में। इसके अलावा और कहां का हेल्प मिल सकती है, कोएगुलेशन में मिल सकती है, सिंपल, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फिब्रिनोजन दैट फॉर्म फिब्रिन थ्रेड। फाइनल स्टेप इन द ब्लड कोएगुलेशन। ऑल्सो द क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। देखिए प्रोथ्रोम्बिन का नाम बहुत कम आया है क्योंकि इतना कोई खास नहीं है, मेन है आपका फिब्रिनोजन। तो आपको पता ही है ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करती है, ये भी आपको पता है। ट्रांसपोर्टेशन में तो कई सारे कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं। दे सर्व एज अ कैरियर मॉलिक्यूल फॉर सर्टेन सब्सटेंस लाइक हार्मोन, ड्रग्स, मेटल। आपको पता है बहुत से हार्मोन और ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होकर ही ट्रेवल कर सकते हैं, सिंगली अटैच बिना उसके वो ट्रेवल नहीं कर सकते। बफरिंग,
द प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट बफरिंग सिस्टम ऑफ बॉडी कॉल्ड प्रोटीन बफर। दिस हेल्प इन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको बनाए रखने में भी इनका प्लाज्मा प्रोटीन्स का काफी काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन स्टोर। बॉडी का प्रोटीन स्टोर की तरह भी काम करते हैं। द प्रोटीन सर्व एज मोबाइल प्रोटीन रिजर्व ऑफ द बॉडी विच कैन बी यूटिलाइज फॉर टिश्यू ग्रोथ स्पेशली इन सिचुएशन ऑफ प्रोटीन डिप्लीशन। जब हमारी बॉडी में हम डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे या कोई दिक्कत आ जाती है तो यही प्रोटीन उसमें भी काम आ जाती है। सिंथेटिक फंक्शन, तो प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स लाइक एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन को बनाने में काम आती है प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड वेरियस अदर एंजाइम्स। ठीक है, इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ ESR, मैंने अभी बताया था ESR मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये क्या है, ESR मोस्टली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा। फिब्रिनोजन फैसिलिटेट रोलिक्स फॉर्मेशन which in turn increase the rate of sedimentation of RBC. Therefore, conditions in which fibrinogen concentration is more like acute inflammation, ESR become more, and the details of ESR described in the video of RBC cell. मैंने ये पहले यहाँ मेंशन कर दिया है कि ESR को ठीक से हम डिस्क्राइब करेंगे वहीं पर, क्योंकि वहीं आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आप समझ में आएंगे, क्योंकि ये रोलेक्स फॉर्मेशन यानी रोलेक्स मतलब इस तरीके से आरबीसी एक दूसरे के ऊपर जैसे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स का एक ढेर बन जाता है, इस तरीके से ये सेटल होती हैं। ऐसे नहीं है कि ढेर में कहीं भी पड़े रहें, इसके सेटल होने का, आरबीसी का सेटल होने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो जहां पर भी फिब्रिनोजन ज्यादा होगा, फिब्रिनोजन कहाँ ज्यादा होगा, कहीं पर इन्फ्लामेशन होगा, कहीं चोट लगी होगी, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन में ज्यादा होगा तो ESR भी ज्यादा होगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, बाकी कंसेप्चुअल बात आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अभी इतना याद रखिए कि ESR की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, ESR की वैल्यू डिपेंड करेगी आपके इस मेन कंसेप्ट पर। लास्ट में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये अगर आपको प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन याद है तो ब्लड में भी आप उनको पुट कर सकते हो लिखते समय, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन देख लेते हैं जल्दी से। फंक्शंस ऑफ ब्लड में देखिए, सबसे पहले ब्लड का फंक्शन कहाँ है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से टिश्यू पर और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से लंग्स पर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस किसका मेन फंक्शन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर। दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह भी काम होता है। तो ब्लड एक्ट करता है ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर हार्मोन, केमिकल सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, जो कुछ भी हमारा एंडोक्राइन टिश्यू है अगर वो कुछ रिलीज करा रहा है या कोई न्यूट्रिएंट हम जीआई ट्रैक्ट के थ्रू ले रहे हैं ब्लड में, या इसको पूरी बॉडी में कहीं सर्कुलेट कराना है, तो ये पूरा काम ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म ऑफ टिश्यू का किसके हाथ में रहता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम की हेल्प से ब्लड का। ठीक है। थर्ड, टेम्परेचर रेगुलेशन। Blood plays an important role in temperature regulation as it conducts heat from the interior of the body to the surface through blood vessels, है ना। Temperature is continuously produced in the body. Blood absorbs the heat and transfer to the body surface. Therefore, vasoconstriction preserve body temperature and vasodilation facilitate heat dissipation from the body. ठीक है, अगर ठंड लग रही होगी तो बॉडी टेम्परेचर के लिए क्या होगा, हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और अगर बॉडी में ऑलरेडी हीट बढ़ रही है तो वो डायलेट हो जाएंगी, है ना। आपको पता है ब्लड वेसल जब डायलेट होती है तो उसके लिए वो कहते हैं ना फ्लशिंग ऑफ फेस, है ना, रेडनेस आ जाती है चेहरे पर जब भी आपका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ता है। तो और क्या हो सकता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन हो सकता है इसका। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है, that blood helps in excretion of waste material like transport from different part of body to the kidney. किडनी से एक जगह से दूसरे के ले जाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा और क्या है, वाटर हीमोस्टेसिस, है ना। वाटर हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है कि 55% ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड 92% ऑफ प्लाज्मा कंटेन्स वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी अकर्स इन डायरिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, result in decreased blood volume that is called hypovolemia. ठीक है। persistent hypovolemia result in cellular dehydration
In response to hypovolemia, mechanisms are activated to increase the water content of blood that aims at maintaining cellular hydration. Thus, by maintaining the blood volume, water hemostasis of body is maintained. सिंपल सी बात है कि ब्लड में से अगर प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, आप यूरिन में ज़्यादा यूरिन जा रहे हो डायरिया के केस में या वॉमिटिंग के केस में, आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है या यूरिन के थ्रू, तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम एकदम से घट जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनेगी, तो आपके हाइपोथैलेमस से एकदम से थर्स्ट सेंटर है ना, थर्स्ट मतलब प्यास, तो प्यास वाला सेंटर एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। आप ज़्यादा ज़्यादा पानी पियोगे इसको मेंटेन कराने के लिए। लेकिन अगर आप इसके पानी नहीं करते हो तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, उसकी पूर्ति ये इसके थ्रू करेगा, ब्लड के थ्रू बॉडी, ठीक है, पूरे ब्लड में से पानी खींचना शुरू कर देगी, ठीक। और लास्ट है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या है कि ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन्स। तो प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। ऑल्सो ए ब्लड के अंदर क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट ऑल्सो यूज्ड एंड ब्लड बफर्स, ब्लड बफर का काम करेंगे, है ना, बाइकार्बोनेट्स। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं कि एसिड बेस बैलेंस भी कराता है ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है और हीमोग्लोबिन होता है ना, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो यहाँ पर आपको पता है ब्लड में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन भी क्या मेंटेन कराता है, ये एक्सेस एच आयंस को होल्ड कराने का काम करता है। अगर एक्सेस एच आयन को होल्ड करा लेगा तो बैलेंस सही हो जाएगा। उधर ब्लड प्लाज्मा में बाहर क्या होता है, बाइकार्बोनेट। अभी जब हम रेस्पिरेटरी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है, हैमबर्गर फिनोमिना, हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट, ये सारे पॉइंट आपने शायद पढ़े हो। तो ये सब मेनली तभी काम आते हैं एसिड बेस बैलेंस के लिए, ठीक है, बॉडी का। लास्ट देखिए इसमें भी सेम ही है, इम्यूनिटी, जब जाहिर सी बात है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है तो इम्यूनिटी तो ये भी प्रिवेंट करेगा हमारी, तो इम्यूनिटी, तो ब्लड फ्रॉम क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ बॉडी इम्यूनिटी, इट कंटेन्स सेल दैट प्ले प्राइमरी रोल इन सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड ऑल्सो कंटेन एंटीबॉडी दैट प्ले रोल इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्योंकि ब्लड के अंदर सेल कौन से होते हैं, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, सेल्यूलर इम्यूनिटी देते हैं, और ह्यूमरल में कौन देता है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो ब्लड ऑल्सो कंटेन सेल्स एंड केमिकल दैट मेक पार्ट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस ऑफ बॉडी। और नॉन स्पेसिफिक में आपने फिजियोलॉजिकल सिक्रीशंस देखे थे, एक तो होता है स्पेसिफिक, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों, ये वाला पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी दे रहा है आपको बी और टी लिम्फोसाइट, और नॉन स्पेसिफिक में आपके क्या आ जाते हैं, नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं, आपके ल्यूकोट्रिन्स आ जाते हैं, इंटरल्यूकॉन्स आ जाते हैं, इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं। ये सब किसके पार्ट है, ब्लड में ही रहते हैं, है ना। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज साइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट, केमिकल, हार्मोन, इन सबको ये स्टोर करके रखता है। बॉडी का कलर देता है, ब्लड प्रोवाइड नेचुरल कलर टू द बॉडी। आपकी बॉडी का जो नेचुरल कलर वो ब्लड की वजह से है, क्योंकि अगर एनीमिया हो जाएगा या हाइपोवोलीमिया तो आपका चेहरा एकदम पीला पड़ने लगता है, बॉडी एकदम पीली पड़ जाती है, पेल कलर हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिटिव फंक्शन अगर देखें तो ब्लड डिलीवर ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स टू ऑल द बॉडी टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। और लास्ट आपको पता है वही प्लाज्मा प्रोटीन वाला, ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करवाता है। द एल्बुमिन प्रेजेंट इन द ब्लड एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर नोन एज ऑनकोटिक प्रेशर दैट कंट्रोल्स कैपिलरी फिल्ट्रेशन एंड प्रिवेंट एडिमा फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये आप इसको प्रिवेंशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। ये वीडियो काफी लंबी हो गई, आपने पेशेंस के साथ देखा, इसके लिए थैंक यू। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर मैं इसका अगला पार्ट उसके बाद डालता हूँ। थैंक यू।